क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन dissolved substances which are not pollutants such as mineral salts. चलिए, name another substance found naturally in water which is not a mineral salt or a pollutant. अच्छा जी, तो हमारे पास देखो पानी में ना क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज डिजोल्व हुई भी हो जो कि मिनरल सॉल्ट ना हो और ना तो कोई पोल्यूटेंट हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है। और नेचुरल सोर्सेज जो है, जिसमें आपके पास रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, तो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, तभी तो मरीन लाइफ जो है अंदर फिशेस हो गई वो सरवाइव कर रही होती है, क्योंकि वो भी तो रेस्पायर कर रही होती है, रेस्पिरेशन कर रही होती है। नहीं जी, हाइड्रोजन नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में होती नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है ना, वो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और हमारे पास क्या होता है, आर्गन होती है। हाइड्रोजन तो होती नहीं है ना, हाइड्रोजन कहाँ से आएगी नेचुरली। ये लिखा हुआ है पार्ट बी में, व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर एक्वस लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो, जब ग्रुप 1 के मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन हमने देखा है कि वायलेंट रिएक्शन होता है और दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केली। सिमिलरली लिथियम भी जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन के साथ हाफ लगा सकते हो। ठीक है, या तो फिर आप 2 मोल ऑफ लिथियम लिखो, 2 मोल ऑफ वाटर, या 2 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोजन के साथ हाफ लगा दो, एक ही बात है। नहीं, देखो, लिथियम मेटल को आपने पानी में डाला है। मेटल्स के चैप्टर में जो हमने मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा था, कि वो जैसे हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है कि कल नसीमा के मंगेतर, अली, जैन, फाकिर, पप्पू, हैदर, तो लेड तक जो मेटल्स हैं, जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसमें से पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम तो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम नीटली रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता वाटर से, नॉट ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी बट ड्यू टू द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन एल्यूमिनियम सरफेस व्हिच इज नॉन पोरस। ठीक है, ये हमने अभी एक पीछे वाले पेपर में भी एल्यूमिनियम का देखा था। तो लिथियम जो है वो भी ग्रुप 1 का मेटल है, लाइक पोटेशियम और सोडियम, तो वो भी रिएक्टिव होता है। अब इसने यहाँ पे बता भी तो दिया है कि लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर, एक्वस लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म, तो इसने तो आपको प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी तो बता दिए ना। हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन गैस, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली। ठीक है, देखो एयर वही है जो हम कल कर रहे थे, 2020, नवंबर 2020, पेपर 2 वेरिएंट 2। पार्ट सी में कह रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर इन अ सिमिलर वे टू लिथियम, explain in terms of the electronic configuration why lithium, sodium and potassium all react in a similar way. अच्छा, explain in terms of electronic configuration, electronic configuration इन सब की सेम इस वजह से होती है क्योंकि इन सब ये सारे ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, they all have one electron in their outer shell। ठीक है, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट इन अ सिमिलर वे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा उसका फॉर्मूला CaOH2 होगा, क्योंकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होता है। लेकिन पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होगा KOH, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कैल्शियम भी हाइड्रोजन गैस बनाता है वैसे। और सोडियम को रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम का जो क्योंकि सोडियम भी +1 चार्ज होता है तो NaOH बनेगा, एन हाइड्रोजन गैस। इसी तरह लिथियम को जब हमने रिएक्ट करवाया है तो लिथियम का भी फॉर्मूला सेम बन रहा है, LiOH एन हाइड्रोजन गैस। तो वो सेम क्यों है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर शेल में सबके 1 इलेक्ट्रॉन आता है। दे फॉर्म +1 चार्ज, पोटेशियम भी +1 बनाएगा, सोडियम भी +1 बनाता है, लिथियम भी +1 बनाता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बिकॉज दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट इन अ सिमिलर वे। तो ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं उनका केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स के केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं। ठीक है, यस, बिकॉज ऑफ सेम वैलेंसी यू कैन आल्सो राइट दैट। Because they have one
electron in their outer shells. ठीक है, इर्तिजा क्या रिपीट करना है भाई? देखो ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं दे विल फॉर्म द सेम चार्ज ना, +1। सोडियम भी +1 बनाएगा, पोटेशियम भी +1 बनाएगा, लिथियम भी +1 बनाएगा, रुबिडियम भी +1 बनाएगा। तो इनके केमिकल रिएक्शन भी सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। ठीक है, इनकी बैलेंसिंग भी सबकी सारी इक्वेशन की बैलेंसिंग भी इनकी सेम होगी, ये बता रहे हैं बस। Describe the trend in reactivity of group 1 metal elements lithium, sodium and potassium. तो डाउन द ग्रुप हमारे पास रिएक्टिविटी जो होती है ग्रुप 1 मेटल की इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है? देखो लिथियम जो है उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का प्रोटॉन नंबर होता है 3, इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम की बात करो तो सोडियम के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास 3 शेल्स होते हैं। पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता है, लेकिन इसके आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम के पास सिर्फ 2 शेल्स हैं और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में। सोडियम के पास जो है वो टोटल 3 शेल्स हैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वो सोडियम के न्यूक्लियस से दूर है। जितना फार्दर अवे होगा आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको इतना आसानी से वो रिमूव हो सकता है या लूज हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप देखो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो हाउ वुड यू डिफाइन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? हाउ मेटल्स रिएक्ट बेसिकली बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है ना सबसे नीचे वाला होता है, मोस्ट रिएक्टिव। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्रेंशियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली। रीजन क्या है? उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो वो बहुत इजिली जो है वो न्यूक्लियर पुल से निकल जाता है, बहुत इजिली लूज हो जाता है। तो आपने क्या याद रखना है, इन मेटल्स डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, चाहे वो ग्रुप 1 के मेटल्स हो, चाहे वो ग्रुप 2 के मेटल्स हो, चाहे वो ग्रुप 3 के मेटल्स हो। तो देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब जो नीचे वाला मेटल होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ना। सही है, समझ आ गई बात ये वाली? डिस्क्राइब द ट्रेंड इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अच्छा, इसने क्वेश्चन में कहा था डिस्क्राइब ओनली। अगर वो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन का कहता आपको तो फिर आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखते हैं? डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। डिस्क्राइब तो आपने कर दिया, एक्सप्लेन कैसे करोगे? बिकॉज अगर तो वो कहता है एक्सप्लेन का, यहाँ पे तो नहीं कहा हुआ, कहेगा तो वही क्वेश्चन 2 मार्क्स का बना देगा। और क्यों इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये भी अपने पास रीजन में कहीं लिख लेना। क्लियर है? आगे कह रहा है वाटर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड व्हेन एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखो काफी जिक्र मिलेगा आपको पेपर में। बायो वाले जो होते हैं वो बकायदा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला याद भी रखते हैं। मैं केमिस्ट्री में भी कहता हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला आप लोग भी याद रखो। H2O2 होता है इसका फॉर्मूला। अब इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
at room temperature and pressure, which is produced by the complete decomposition of a solution containing 16 gram of hydrogen peroxide. अब स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है. स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो इसने क्या कहा हुआ है आपसे, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. तो ऑक्सीजन के नीचे आप वॉल्यूम की हेडिंग डाल दो ऐसे, और किस चीज से निकालना है, 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो टाइप ऑफ क्वांटिटी दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, मास गिवन है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नीचे मास लिख दो. तो दूसरा काम हम क्या करते हैं कि इक्वेशन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स लिखे हुए हैं, 2 मोल्स लिखे हुए हैं, तो वो ऐसे नीचे उतार दो, और ऑक्सीजन का कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 मोल है तो वो नीचे उतार दो. फिर तीसरा काम क्या करोगे, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आपने मोल जो नीचे उतारा है उसको कन्वर्ट करना है, हेडिंग क्या डालिए, मास की. तो उसको मास में कन्वर्ट करना है. किसी भी चीज के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर तो वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर या मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं. H2O2 मॉलिक्यूल है तो हम इसके 2 मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 into 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है 2 into 16, तो ये आ जाएगा 34. तो 2 into 34 ग्राम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, क्या हेडिंग डालिए, वॉल्यूम. तो किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर वो गैस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 24 डेसीमीटर क्यूब. तो इट मींस ये रेसिपी बन गई हमारी. ये रेसिपी क्या बता रही है कि एज पर दिस इक्वेशन 2 into 34 ग्राम ऑफ H2O2 से 1 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है. अब उसने क्वेश्चन में 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पूछा हुआ है कि कितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मास के नीचे उसका मास लिखो जो गिवन है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होना है उसके नीचे x लिख दो. ये हमारा रेशियो मेथड लग गया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 2 into 34 into x is equals to 16 into 24. तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 16 into 24 divided by 2 into 34. सही है भाई. ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5.65 डेसीमीटर क्यूब. ऑक्सीजन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया था तो x भी नेचुरली उसी यूनिट में आंसर आएगा, तो लिखा हुआ भी है उसमें. मोल्स नहीं है सुफियान, डेसीमीटर क्यूब है. वॉल्यूम निकाला है ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम लिया था तो x की भी वॉल्यूम में वैल्यू आएगी, वॉल्यूम में ही वैल्यू आएगी ना. जी अहमद बोलो क्या हुआ. सर इसको 24 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो मोल्स को हम क्या किस तरह से हमने मोल देखा हुआ है कि जो 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, एंड 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस has a volume of 24 decimeter cube at RTP, but this is only for gases, और वो भी RTP. हमारे सिलेबस में तो RTP पे ही देता है गैस, और उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 मोल का. तो अब ऑक्सीजन के कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है. ऑक्सीजन के 1 मोल था तो 1 मोल का वॉल्यूम 24 है. अब ऑक्सीजन के जितने भी मोल्स बन रहे हैं, हमने डायरेक्ट पहले मोल मास को मोल्स में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मास टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप बना लिया इक्वेशन देख के. ओके सर. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूल सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट ऑन अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. अभी फ्यूल सेल हमने इससे लास्ट वाले पेपर में भी किया था और पूरा हमने देखा भी था कि फ्यूल सेल ऑपरेट कैसे करता है. ठीक है. नेम अ प्रोसेस यूज्ड इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. देखो हाइड्रोजन गैस हमने हेबर प्रोसेस में भी यूज किए अमोनिया बनाने के लिए. वहां पे भी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं. हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है. तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ना क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, कुछ भी लिख दो, हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम. जो ऑर्गेनिक में एल्केन्स की हम क्रैकिंग करते हैं ना, तो क्रैकिंग में लार्जर एल्केन मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो स्मॉलर एल्केन मॉलिक्यूल भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस भी बनती है उसमें. तो हाइड्रोजन गैस हम इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि सबसे अभी तक सबसे इजीएस्ट और चीपेस्ट वे हमारे पास वही है कि हम पेट्रोलियम को क्रैक करके हाइड्रोजन गैस बनाएं. हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में नहीं होती है.
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी करते हैं, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि पहले हम उसके लिए बिजली यूज करेंगे और फिर हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, क्योंकि हम पेट्रोलियम को निकाल ही रहे हैं हद से ज्यादा पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो हम कहते हैं कि भाई उसी से बना लो। फिर कह रहा है सम कार यूजेस अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इंस्टेड ऑफ अ पेट्रोल इंजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंपेयर्ड विद अ पेट्रोल इंजन। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हमने इक्वेशंस भी देखी थी और हमने ये बात की थी कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है बेसिकली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम लोग यूज करते हैं और ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो कि बिजली पैदा करे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें आप बैटरी लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो और इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज करवाते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे होते हो। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं फ्यूल सेल में, लेकिन उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी वो यहाँ पे आपके एडवांटेजेस पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इनका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है। अनलाइक पेट्रोल, पेट्रोल को जब जलाते हो तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। दूसरी बात, आपकी अनबर्न फ्यूल भी कभी कभार बाहर आ जाती है इनकम्प्लीट कंबशन में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है इनकम्प्लीट कंबशन में जो कि टॉक्सिक और पॉइजनस गैस है। सही है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, नो पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। पोल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो नो pollutants are produced as water is the only product। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो रिन्यूएबल, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिन्यूएबल सोर्स मानते हैं। दूसरी बात, अच्छा मसला पता है क्या है, हम इसका भी तो एडवांटेज पूछा हुआ, लेकिन अगर डिसएडवांटेज पे जाओगे ना तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी आप हाइड्रोजन गैस जो बना रहे हो वो आप पेट्रोलियम को क्रैक करके बना रहे हो। तो पेट्रोलियम तो अगेन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो आप जमीन से निकाल रहे हो। तो जब आप पेट्रोलियम निकालोगे तो आप उसको फिर एज अ पेट्रोल भी यूज करोगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन गैस की स्टोरेज बड़ी खतरनाक होती है। अगर आप सीएनजी का सिलेंडर जो होता है वो, आप सुना होगा कि जब वो फटता है तो पूरी गाड़ी फाड़ देता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर अगर फटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फिर आपको गाड़ी में स्टोर करनी पड़ेगी ना सिलेंडर के अंदर, तो वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, तो वो आपकी गाड़ी नहीं बराबर वाली गाड़ियां भी फाड़ देगी फिर। ठीक है, दूसरा एडवांटेज की तरफ है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है ना वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। मतलब जितना, अगर आप लेट से 100 ग्राम पेट्रोल जला रहे हो और 100 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो 100 ग्राम हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू 100 ग्राम ऑफ पेट्रोल। तो इट इज मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैन प्रोवाइड मोर एनर्जी, मोर एफिशिएंट है। ठीक है, और हाइड्रोजन को भी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल ही कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम जिस मेथड से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना अभी तक, वो है हमारे पास क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, विच इज नॉट गुड। हाँ, दूसरा मेथड क्या है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाने का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें अगेन इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस में, अगर तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपने सोलर से बनाई है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी आप जो है वो पीछे कोल पावर प्लांट में कोयला जला के बना रहे हो तो अगेन बात तो वही हो गई ना। तो लेकिन आप ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स, तो पानी से भी निकाल सकते हैं। तीसरा अगर एडवांटेज आपको लिखना पड़ जाए तो चलें आगे। एल्केन्स आर मेड इन एन ऑयल रिफाइनरी बाय क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन। देखो क्रैकिंग का क्वेश्चन अच्छा खासा आया हुआ है रिसेंट ईयर्स में। कह रहे हैं alkanes are made in an oil refinery by cracking hydrocarbon. Give one other reason why petroleum companies carry out cracking.
तो क्रैकिंग क्यों की जाती है भाई? क्रैकिंग के लिए आपने एक तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, और जो लार्जर एल्कीन फ्रैक्शन है उनको स्मॉलर एल्कीन फ्रैक्शन में बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास C15H32 है, अब इसका कोई यूज नहीं है, तो हम इसको क्रैक करके छोटे एल्कीन फ्रैक्शन जैसे कि C8H18 बना लेंगे। ये होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन बेसिकली पेट्रोल को कहते हैं, तो ये ज्यादा डिमांड में, इसलिए क्रैक कर देते हैं इसको। और क्रैकिंग क्यों की जाती है? हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं टू मेक हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अभी आपने देखा कहाँ यूज हो रही है? फ्यूल सेल्स में यूज हो रही है। और हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा यूज है अमोनिया बनाने के लिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया से हम फिर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। सही है। और क्रैकिंग और क्यों करते हैं? टू ये भी लिख सकते हो टू मेक पेट्रोल। टू मेक पेट्रोल, पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं, गैसोलीन भी लिख सकते हो उसकी जगह पे। कोई एक लिखना है आपने बहरहाल इस क्वेश्चन में। टू केटर मार्केट डिमांड, लेकिन मार्केट डिमांड में किस चीज की केटर कर रहे हो? मार्केट में किस चीज की डिमांड है? टू केटर डिमांड ऑफ पेट्रोल, टू डिमांड ऑफ स्मॉलर एल्केन फ्रैक्शंस, तो ये लिख सकते हो। किस चीज की डिमांड, ये जरूर लिखना। अच्छा, फिर कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ ट्राइडिकेन टू फॉर्म प्रोपीन। अच्छा, अब देखो C13H28 से जो एक फॉर्मूला बना है वो C3H6 बना है, तो देखो 13 कार्बन में से 3 कार्बन तो यहाँ पे आ गए। अब तो दूसरा हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें कितने कार्बन बचे? 10। और कितने हाइड्रोजन बचे? 28 में से 6 तो यहाँ पे आ गए, तो और कितने बचे? 22। बस ये करना था आपने, बैलेंसिंग करनी है इसमें, और कुछ भी नहीं करना। प्रोपीन इज एन एल्कीन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है? CnH2n, where n is the number of carbon atoms. प्रोपीन रिएक्ट्स विद स्टीम बाय एन एडिशन रिएक्शन। प्रोपीन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेसिकली हम अल्कोहल बना रहे होते हैं, तो प्रोपीन से जो अल्कोहल बनेगा वो प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है। प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो प्रोपीन का जो फॉर्मूला होता है, अगर ये रिएक्शन रिकॉल करो, तो प्रोपीन इज C3H6। इस जनरल फॉर्मूला से प्रोपीन का मैंने फॉर्मूला बनाया, एन की जगह पे 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। इसको जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, स्टीम मतलब गैस, वाटर इन द गैसियस फॉर्म, इसके लिए अपनी रिएक्शन कंडीशंस भी होती हैं। जैसे टेम्परेचर जो होता है वो 350 डिग्री सेल्सियस का लेना होता है, प्रेशर जो है वो 65 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और कैटलिस्ट जो लेते हैं हम इसमें वो कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड लेते हैं। तो ये कंडीशंस भी याद रखनी है आपने। अब प्रोपीन ये होता है जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो हमने क्या देखा है एल्कीन के रिएक्शन में कि जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसमें से एक बॉन्ड जो होगा वो खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। और इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की जो एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, एक के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा तो एक के साथ OH लग जाएगा, तो ये प्रोपीन से अल्कोहल बन जाएगा, एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगा। इस अल्कोहल का नाम क्या होता है? प्रोपेनॉल। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C3H6। प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखो इसमें प्रोपेनॉल का अगर अल्कोहल जनरल फॉर्मूला से बना के देखो तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 OH। तो अगर n की जगह पे मैं 3 कार्बन एटम रखूंगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 3 6 + 1 7 OH। तो ये प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सारे एटम्स हम ट्राई करते हैं एक साथ लिखें, यूं भी लिख दोगे तो सही है, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन सारे मिला के लिख दिए तो 7 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन OH के साथ है, तो C3H8O, तो ये भी सही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कहे तो मिला के लिख देना सारे, वो ज्यादा बेटर होता है। सही है भाई, आगे बढ़े, समझ आ गई बात? दिस इज C3H8O। when propene undergoes incomplete combustion, अच्छा alkenes भी जो है वो combustion reaction करते हैं, both complete और incomplete. A small amount of carbon dioxide is formed. Name other substances formed when propene undergoes incomplete combustion. तो incomplete combustion में हमारे पास देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, वाटर भी बनता है। इनकम्प्लीट कंबशन में देखो, याद रखो कंप्लीट कंबशन में सिर्फ 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं।
कंप्लीट कंबशन में एल्केन की हो चाहे एल्कीन की हो चाहे अल्कोहल की हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, वाटर भी बनता है, लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, और साथ में कुछ कार्बन भी कभी कभार जो काला धुआं निकलता है ना, सूट अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं, और कभी कभार अनबर्न फ्यूल भी निकल जाती है कि जो पेट्रोल था वो वैसी वेपर फॉर्म में बाहर आ गया। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन जो इसमें से मेजर प्रोडक्ट है ना, वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो इनकम्प्लीट कंबशन में सबसे खतरनाक चीज ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए हम जब भी पूछेगा ना इनकम्प्लीट कंबशन के अदर प्रोडक्ट, तो उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर लिखेंगे। और दूसरा, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही कह दिया है, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो मैंने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर इसलिए लिखा है। चलें आगे। The structure of propene is shown. Draw the partial structure of polypropene to show 3 repeat units. देखो, जब भी एडिशन पॉलीमराइजेशन करोगे, जो एल्कीन के मोनोमर से आप पॉलीमर बनाते हो, तो आपने क्या करना है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे देयर शुड नॉट बी एनी एटम्स, देयर शुड नॉट बी एनी एटम्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। पॉलीमर बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसके मोनोमर को ऐसे लिखोगे, जो मेरा फर्स्ट वाला कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, उस पे 2 हाइड्रोजन जो है वो मैं ऊपर नीचे करके लिख दूंगा, रहेंगे तो 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट पे नहीं लिखूंगा। इसी तरह लेफ्ट वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जैसे उसके ऊपर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अच्छा उसके बराबर में CH3 लिखा हुआ है, ये जो CH3 है इसको तो मैं कंडेंस करके लिखूंगा, मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन राइट और लेफ्ट पे नहीं लिखेंगे, मतलब इसको नीचे करके लिखेंगे, यानी यहाँ पे। तो जब भी आप एडिशन पॉलीमर बनाने जाओगे तो सबसे पहले तो आप अपना एक रूल याद रखो कि देयर शुड नॉट बी एनी एटम्स, should not be any atoms or group of atoms on the right and left hand side of the double bonded कार्बन एटम्स। सही, जैसे मैंने ये बना के लिख दिया। अच्छा, मैं इसमें एक एडवाइस करूंगा, जब भी आप पॉलीमर बनाने जाओगे तो सबसे पहले ना ये मोनोमर पेंसिल से बनाना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 3 रिपीट यूनिट बनाना है, मतलब 3 मोनोमर एक साथ बनाना है, 3 ऐसे मॉलिक्यूल आपने ना एक साथ बनाना है, लाइक दिस। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये डबल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाता है, तो हर कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो वो एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मॉलिक्यूल में जो कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और इसके आखिरी कार्बन और पहले वाले कार्बन के साथ ऐसे कंटिन्यूटी बॉन्ड हम शो कर देते हैं। तो पहले आप मोनोमर बेशक डबल बॉन्ड के साथ पेंसिल से बना लेना, फिर वो बॉन्ड मिटा के उसको कर लेना, और फिर बाद में पेन से उसके ऊपर कर लेना, ताकि गलती हो तो फिर काटम पीटी ना हो। देखो, मोनोमर हमारे पास क्या है, एल्कीन मॉलिक्यूल है, बहुत सारे एल्कीन मॉलिक्यूल, जैसे कि इथीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होके पॉलीथीन बना लेते हैं। जैसे इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, तो इनको हम कहते हैं मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स वन, मर मीन्स मॉलिक्यूल। और पॉलीमर जब बनता है इससे, ये जो पॉलीप्रोपीन बना है, दिस इज पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन मॉलिक्यूल, द मैनी मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ पॉलीमर। तो व्हेन मैनी मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ पॉलीमर। तो मोनोमर क्या है, सिंगल एल्कीन मॉलिक्यूल, चाहे वो इथीन का हो चाहे वो प्रोपीन का हो। इसी तरह ये लोग जब आपस में क्या कहते हैं, जैसे इथीन मॉलिक्यूल है, ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो पहले क्या होगा, इनके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इनमें से एक एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और बाकी जो जो कार्बन के वैलेंसी फ्री हुई है तो एडजेसेंट कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना लेंगे। तो ये वाला जो पॉलीमर है, दिस इज नोन एज पॉली इथीन। इथीन मोनोमर था ना, तो इससे जो पॉलीमर बना वो पॉलीइथीन है। इसी तरह इसने जो हमें बनाने के लिए दिया हुआ है, दैट इज ये प्रोपीन मोनोमर से बना है, तो इसका नाम क्या है, पॉलीप्रोपीन।
फैजान डायग्राम तो पेंसिल से एक्सेप्ट हो जाती है, ग्राफ भी पेंसिल से एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन ये डायग्राम नहीं है ना ये ग्राफ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आप पहले अगर आप मोनोमर बना रहे हो तो इसको और बहुत 2-3 मोनोमर बना के पॉलीमर बना रहे हो तो होता यह है कि इसको बनाने में मिस्टेक्स होती हैं। तो पहले पेंसिल से बना के आप सेटिस्फाई हो जाना कि सही बनाया, उसके ऊपर पेन फेरना, पेन जरूर फेरना इस पे, ताकि अगर आप डायरेक्ट पेन से बनाओगे कोई गलती हो जाती है तो फिर आपके पास ना जगह नहीं होती, आप काटते हो फिर आगे पीछे दोबारा बनाते हो तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। इसलिए इसको पहले प्यार से पेंसिल से बनाना, और जब सेटिस्फाई हो जाओ कि ये सही है, 3 रिपीटेड यूनिट्स मैंने बना दिए, उसके बाद पेन फेर के पेंसिल मिटा देना। देखो ये रूल ये लिखा हुआ है कि देयर शुड नॉट बी एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीन का अगर आपको मोनोमर दिया हो ना कि आपने पॉलीब्यूटीन बनाना है, ब्यूटीन होता है C4H8। अब लेट से मैं कहूँ कि मेरे पास जो ब्यूटीन है वो ये वाला ब्यूटीन है जिसमें क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इससे अगर मुझे पॉलीमर बनाना है तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है ना उनको मैं इस तरह से लिखूंगा, इस दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो हाइड्रोजन और CH3 जो है ना मैं ऊपर नीचे करके लिखूंगा। अगर आप इसको यूं करके स्ट्रक्चर इसका बनाओगे ना कि आपने हाइड्रोजन यूं लिखा हुआ है, CH3 यूं लिख दिया, या एक में CH3 यूं लिख दिया, हाइड्रोजन यूं लिख दिया, तो इसका जो बराबर वाला मॉलिक्यूल होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे फिर, ये यूं करके बनाओगे क्या? नहीं। तो हम इस तरह से इसको ना एडजस्ट करेंगे ताकि जब मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करूं, आप मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनाऊं आपस में, तो वो इजिली बन जाए। तो यहाँ से जब मैं ये मिटाऊंगा तो ये नीटली बन जाएगा मेरा। इस तरह से पॉलीमर को शो किया जाता है, इस तरह से नहीं किया जाता। और पॉलीमर को एक रिपीटेड यूनिट से अगर शो करना है तो मैं एक ब्यूटीन का मॉलिक्यूल लिखूंगा और उसके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो हटा के और राइट और लेफ्ट पे कंटिन्यूटी बॉन्ड शो करके इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे लिखते हैं एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड टू फॉर्म दिस पॉलीमर। अब किसी पॉलीमर में देखो हमने तो यहाँ पे 3 यूनिट्स बनाए ना, ये 1000 भी हो सकते हैं, तो 1000 के 1000 तो सारे नहीं बनाओगे ना। उसने कह दिया कि 2 बना दो या 3 बना दो, या अगर वो कोई कुछ नहीं कहता आपको तो आप एक बना के इस तरह से ब्रैकेट भी लगा के शो कर सकते हो। फैसल बेटा पेन कर देना, इन पेन उसको जरूरी है क्योंकि वो डायग्राम और स्केचेस के लिए कहता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो बेटर यही होगा कि आप इसको पेन से बाद में कवर कर दें। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं बिल्कुल सही बना रहा हूँ तो आप डायरेक्टली पेन से बना लेना। हादी बोलो क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। हादी ये चैप्टर नहीं है, हम ALD कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। हम ALD कर रहे हैं नवंबर 2020 पेपर 2 वैल्यू 2। अच्छा जी सेक्शन बी पे आते हैं, कह रहा है मेथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड आर वीक एसिड्स। तो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 1 COOH। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे बनता है? मेथेनोइक एसिड में आपके पास यू जस्ट हैव 1 कार्बन, एन की जगह पे फिर आपने कुछ भी नहीं रखना होता क्योंकि एक कार्बन तो COOH फंक्शन ग्रुप में आ जाता है ना, तो एन की जगह पे जब 0 रखते हो तो फिर एक हाइड्रोजन रह जाता है बस। तो मेथेनोइक एसिड, इसी तरह इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, इथेनोइक एसिड में देखो, इथेनोइक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो आ जाएगा COOH। एन की जगह पे आप जब 2 रखोगे तो ये बन जाएगा एन की जगह पे आप 1 रखोगे फिर क्योंकि एक कार्बन तो COOH में आ गया है ना, ये बन जाएगा CH3COOH। कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरह से होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH लगा हुआ होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया इथेनोइक एसिड का। अब क्योंकि ये एसिड्स हैं तो ये आयोनाइज भी होते हैं, जैसे कि HCl है, HCl को पानी में डालो तो आयनाइज होता है क्योंकि H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाती है। इसी तरह जो
आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे इथेनोइक एसिड है, इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये भी आयोनाइज होते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। ये बनाएगा एथेनुएट आयन और H पॉजिटिव आयन। फर्क क्या है कि अगर मैंने HCl का लेट से 5 मोल लिया है तो 5 का 5 मोल आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इथेनोइक एसिड का 5 मोल लिया है तो 5 का 5 मोल आयनाइज नहीं होगा, लेट से सिर्फ 1 मोल आयनाइज हुआ, बाकी 4 मोल जो है वो ऐसे ही अनडिसोसिएटेड पड़ा हुआ है। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड्स दैट आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। आपको ये यहाँ पे आंसर में ये इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी है, तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आंसर आपने क्या लिखना है? वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। जी अहमद बोलो क्या हुआ? सर ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग? कार्बोक्सिलिक। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं। अच्छा सर, जैसे ये होता है पॉली इथेनिएट और ऐसा सारे जो होते हैं, काफी सारे मिले हुए जो होते हैं, इनको हम इनका लिखेंगे कैसे? क्या मतलब? जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे? हाँ, पॉली इथेनिएट इथोनिएट जो भी होता है वो। ऐसा कुछ नहीं होता है अहमद। अच्छा, देखो वीक एसिड में आप ये रिवर्सिबल का साइन बनाते हो आयनाइजेशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप इरिवर्सिबल का साइन बनाते हो, लाइक दिस। जो अपना क्या नाम है अहमद, जो तुम पूछ रहे हो ना वो एस्टर्स होते हैं, शायद एस्टर्स पूछ रहे हो तो मिथाइल इथेनोएट, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। पॉली के साथ जो है ना वो पॉली इथीन के से मोनोमर से जब अगर वो बना है तो पॉलीप्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा क्या कहते हैं ब्यूटीन से बना है तो पॉलीब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन ओएट जब लगता है ना, ओएट तो वो या तो एस्टर्स के साथ लगता है या सॉल्ट्स के साथ लगता है। वो थोड़ा सा देख लेना, रिवाइज कर लेना कि आप जो पूछ रहे हो ना वो थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो दो चीजों को। देखो अहमद और साइन, इंसान बन जाओ। चलो आगे। अच्छा, आगे कह रहा है मेथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम पाउडर। अच्छा मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसे रिएक्शन मिनरल एसिड्स के होते हैं वैसे इनके भी होते हैं। देखो इसमें ना ये चीज याद रखना, हमारे पास जैसे HCl है वो मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट होता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जैसे कि इथेनोइक एसिड है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H पॉजिटिव, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ भी है 3 और COO के साथ भी है, तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन निकल के आयनाइज होता है? जो COOH के साथ होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें मैग्नीशियम अगर इसके साथ रिएक्ट कराओगे ना, अब अहमद तुम ये कह रहे हो शायद कि ये जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा ना, मतलब इसका जब ये आयनाइज होगा तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका जो नेगेटिव आयन होगा वो ये इथेनोएट आयन होता है। तो इसमें हमारे पास देखो मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव, और इथेनोएट आयन जो बनेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलता है हमेशा तो CH3COO नेगेटिव, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो मैग्नीशियम और ये CH3COO ये ब्रैकेट में आ जाएगा, दिस इज मैग्नीशियम इथेनोएट, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका इस सॉल्ट का नाम होता है मैग्नीशियम इथेनोएट। अगर तो ये मिथेनोइक एसिड होता तो मैग्नीशियम इथेनोएट होता, इथेनोइक एसिड था तो मैग्नीशियम इथेनोएट है, अगर प्रोपेनोइक एसिड होगा तो मैग्नीशियम प्रोपेनोएट होगा, सही है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो जैसे कि मेरे पास मिथेनोइक एसिड है HCOOH, तो वो एल्कली के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ये बनेगा HCO नेगेटिव। इसी तरह कैटाइन
मैं हमेशा पहले लिखता हूँ सॉल्ट के फॉर्मूला में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से जब सॉल्ट बनाते हैं तो कैटाइन बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaHCOO, जैसे सोडियम मिथानोएट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, राइट। इसी तरह मेटल कार्बोनेट के साथ भी इनका रिएक्शन होता है भाई। जो मिनरल एसिड्स के रिएक्शन है ना, ऑर्गेनिक एसिड के भी सेम टू सेम रिएक्शन है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाला एसिड है C3H7COOH, तो ये ब्यूटानोइक एसिड है। अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो पहले जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी कैल्शियम प्रोपानोएट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज कैल्शियम ब्यूटानोएट, क्योंकि ब्यूटानोइक एसिड से बना है। सही है। तो इसमें कह रहा है कि मिथानोइक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम पाउडर, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो भाई हमारे पास ये मिथानोइक एसिड है, इसने COOH क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसने ना क्या करा हुआ है, दो ऑक्सीजन को O2 करके लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, मैग्नीशियम, और ये जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम, और जो मिथानोइक एसिड का जो आखिरी वाला हाइड्रोजन है ना, जो COO के साथ है, वो निकलेगा। तो ये हमारे पास एनाइन जो बनेगा वो HCO2, और इसको पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, -1 आता है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके साथ 2 आ जाएगा ब्रैकेट के बाद, क्योंकि मैग्नीशियम का जो आयन है वो 2 पॉजिटिव है, और ये जो मिथानोएट आयन बना है ये -1 है, और साथ में मेटल और एसिड के रिएक्शन में साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, इसकी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है ना, तो देखो हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस है, लेकिन बस यहाँ पे जो है ना मुझे 2 लगाना पड़ेगा मेथेनोइक एसिड के साथ। देखो ये पूरी चीज 2 हो गई है ना, और हाइड्रोजन तो H2 में भी एक बढ़ गया है, तो बैलेंसिंग जरा देख लेना बाद में। साइन कल सुबह 10 बजे कौन सी क्लास होती है भाई? आगे बढ़ते हैं, वो संडे को रखेंगे। State and explain how the rate of this reaction changes when the experiment is repeated using a piece of magnesium ribbon. अभी देखो मैग्नीशियम पाउडर यूज किया है, अब मैग्नीशियम रिबन यूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम रिबन का जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा। पाउडर जो जब रिबन को तोड़ के पाउडर बना दोगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, मतलब जब साइज छोटा करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि पाउडर से रिबन की बात कर रहा है, मतलब सरफेस एरिया कम हो गया। बोले ऑल अदर कंडीशंस आर सेम इंक्लूड इन योर आंसर आइडियाज अबाउट द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल। तो बोला स्टेट, पहले तो बताओ कि रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिर एक्सप्लेन भी करो। तो सरफेस एरिया आपने छोटा कर दिया ना, रिबन ले रहे हो, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेस, और रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन हैज अ स्मॉलर सरफेस एरिया। ठीक है, सो चांसेस, ये हमने बहुत बार लिख लिया आंसर पीछे वाले पेपर्स में भी, चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीजेस। ठीक है, लेस सरफेस फॉर द कोलिजन, ये भी लिख सकते हो, सरफेस चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीज, इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज। तो ये हमने सारे आंसर जो है ना वो बना के लिख लिए हैं बहुत बार। आगे कह रहे हैं मिथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल,
अब ये एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है, तो हमें पता है जब भी एसिड ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर। देखो जो एस्टर का नाम है वो कैसे आता है, जो भी अल्कोहल है उसके नाम के साथ हम YL लगा देते हैं, और जो भी एसिड है उसके नाम के साथ हम OH लगा देते हैं। ठीक है, तो जो एसिड है वो मिथेनोइक एसिड है, और अल्कोहल जो है वो प्रोपेनॉल है। तो पहले हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं, लेकिन प्रोपेनॉल नहीं लिखेंगे, बल्कि उस पर लिखेंगे प्रोपाइल, और जो एसिड है उसके नाम के साथ OH लगा देंगे, तो एसिड हो जाएगा मिथेनोइक एसिड है ना, तो दिस इज प्रोपाइल मिथानोएट। सही है। तो आई थिंक अहमद तुम ये पूछ रहे थे, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल मिथानोएट। तो जो चीज तुम पूछ रहे थे वो सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब एस्टर बनाना कैसे है? हाँ, अल्कोहल को भी पहले बना सकते हो, एसिड को भी पहले बना सकते हो, मैं दोनों बता देता हूँ। अगर आप मिथेनोइक एसिड बनाओगे तो मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, देखो HCOOH, अभी ऊपर देखा तुमने, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे H है। और प्रोपेनॉल जो होगा, प्रोपेनॉल में प्रोपेनॉल का फॉर्मूला है C3H7OH, मतलब जो OH होगा ना अल्कोहल का, वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के आमने सामने बनाऊंगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर में ना यूजुअली सारे बॉन्ड शो कर रहे हो, सारे बॉन्ड शो नहीं करते, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में कहता है कि शो ऑल द बॉन्ड, तो फिर मुझे सारे बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। अब इसने कहा हुआ है कि शोइंग ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स, तो फिर जो है ना मुझे ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है ना, ये अलग से दिखाने पड़ेंगे। ये तो मैं तुम्हें बनाना बता रहा हूँ ना, इसको भी मैं बोलता हूँ कि भाई पहले पेंसिल से बना लिया करो, क्योंकि इसमें आप चेंजेस करते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस पक्की नहीं है तो फिर आपको पता है कि भाई कार्बोक्सिलिक का H और अल्कोहल का OH निकलता है यहाँ से, और फिर ये जो कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बनता है। तो जो फाइनल आप बनाओगे, तो फाइनल आप ये बनाओगे कि ये जो ऑक्सीजन है इसने अल्कोहल के कार्बन के साथ जाके OH जब हट जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया पाओगे। तो ये जो हमारा प्रोपाइल मिथेनोएट है उसका एस्टर का स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो जो ऊपर वाली चीज है ये तो सिर्फ मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना, ये क्या होगा, मतलब ये जो चीज हमने बनाई है तो बेसिकली ये बनानी नहीं है, हमें तो नीचे वाला बनाना है। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हो कि क्या हम लोग क्या कहते हैं अल्कोहल को पहले लिखते हैं और एसिड को बाद में लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हो। जैसे ये अल्कोहल है, प्रोपेनॉल, मैं स्ट्रक्चर दोबारा समझा देता हूँ। देखो सादिया, ये आपने बनाया प्रोपेनॉल, ठीक है, और ये अल्कोहल है जो प्रोपेनॉल आपको बोला हुआ है इसने बनाने के लिए, और एसिड जो है वो मिथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता है ना, इस जनरल फॉर्मूला से हमने बनाया CnH2n प्लस 1 COOH। मिथेनोइक एसिड में एक कार्बन होता है, एक कार्बन तो COOH में ही आ जाता है, तो N की जगह पे फिर हम जीरो लगते हैं। N की जगह पे जीरो रखोगे तो हाइड्रोजन से 1 बचेगा। दिस इज मिथेनोइक एसिड। अच्छा, मिथेनोइक एसिड आप अगर बनाओगे तो आप क्यों बनाओगे COH, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप एस्टर बनाते हो ना, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप फेस टू फेस बनाओगे तो इजीली बन जाता है। वैसे तो एस्टर बनाना ज्यादा आसान कब होता है, जब एसिड आप पहले लिखो लेफ्ट और अल्कोहल राइट पे लिखो। लेकिन अभी किसी ने मुझसे पूछा है कि अगर मैं अल्कोहल राइट पे लिख दूं तो क्या हम एस्टर नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। ये H निकला हमारा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और OH निकला अल्कोहल का, और फिर ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो जो बनेगा स्ट्रक्चर में, फिर हमारे पास किस तरह से दिखेगा ये स्ट्रक्चर, ये है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OC, ये दोनों एक ही चीज है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों को फ्लिप करो तो एक ही बात। लेकिन यूजुअली हम करते क्या है कि एसिड लेफ्ट पे लिखते हैं, अल्कोहल राइट पे लिखते हैं, तो थोड़ा सी आसानी हो जाती है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही बनाऊं ना डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनोइक एसिड है HCOOH, और सामने जो अल्कोहल है वो है C3H7OH,
तो मुझे पता है कि भाई अल्कोहल का OH निकालना है और एसिड का H निकालना है। बाकी जो चीजें बची है वो मिला के कंबाइन करके लिख दो HCOO और फिर अल्कोहल का C3H7। तो ये जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपाइल मिथानोएट का, डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला एसिड और अल्कोहल के फॉर्मूले से पता लग जाता है। ठीक है, साथ ही समझ आ गई बात? नहीं, बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है आपको, तो इनफैक्ट जो ऊपर मैंने बनाया ना वो भी नहीं बनाना है, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना कैसे बनेगा। आपने तो फाइनल ये आंसर देना है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसके अंदर जो आंसर है ना, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। आपने ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने तो डायरेक्ट फाइनल आंसर बताना है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे बन कैसे रहे। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ आता तो आप पहले पेंसिल से ऊपर बना लेना, फिर फाइनल आंसर पेन से नीचे बना देना, ऊपर वाला मिटा देना, या मिटाने की भी जरूरत नहीं, काट देना, वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई वो बना रहा था उससे। अच्छा, इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर सिरका होता है, और सिरके में जो इथेनोइक एसिड होता है वो हम कैसे बनाते हैं? बेसिकली जो हमारे पास इथेनॉल होता है ना, अल्कोहल C2H5OH, उसको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं। और ऑक्सीडाइज या तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन में उसको रख देते हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के हैंडआउट में मिलेगा या अल्कोहल के हैंडआउट में भी मिलेगा। तो पूछा है नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? तो अभी क्या बताया, ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। सिर्फ ऑक्सीडेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख दो, इनफ है। आगे कह रहा है द टेबल शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, बुटानोइक। डाउन द ग्रुप डेंसिटी दिखा रहा है, पहले 1.22 है, फिर 0.99 हो गई, फिर 0.96 हो गई, मतलब डिक्रीज हो रही है। और बॉइलिंग पॉइंट देखो डाउन द ग्रुप 101, फिर 118, फिर 141, फिर 164, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की उसने डेंसिटी लिखी नहीं है, कह रहा है प्रिडिक्ट करो। अच्छा, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, 1.22 से डिक्रीज होगी, कितनी होगी वो तो मुझे नहीं पता, लिखनी है वो तो मुझे। अच्छा, अगर मैं प्रोपेनोइक से ब्यूटेनोइक एसिड में डेंसिटी का डिफरेंस देखूं तो 0.99 से 0.96 हो गई है, तो कितना डिक्रीज आया है? 0.99 से 0.96। क्योंकि प्रोपेनोइक के बाद ब्यूटेनोइक आता है ना, तो सीक्वेंस में हमने देखना है 0.99 से 0.96। तो ये जो डिक्रीज आया है वो आया है 0.03 का। सही है, मतलब डेंसिटी में अगर एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल पे जाओगे तो तकरीबन क्या कहते हैं 0.03 का डिक्रीज आ रहा है। तो अगर मैं 1.22 में भी 0.03 माइनस कर दूं तो मिथेनोइक से इथेनोइक एसिड में जो डेंसिटी का डिक्रीज होगा वो वैल्यू बन जाएगी 1.19। ठीक है, तो आप ये 1.19 लिख दो। सेफेस्ट तरीका तो ये होता है कि मैं कैलकुलेट कर लूं, वरना स्टूडेंट जो होता है ना वो क्या कहते हैं इन बिटवीन कोई भी वैल्यू उठा के लिख देते हैं कि 1.22 से छोटी होगी और 0.99 से बड़ी होगी। ठीक है, तो वो भी चल जाता है। मार्किंग की में एक रेंज दी हुई होती है कि इस रेंज के बीच में लिखना है। तो बेस्ट यही होता है कि भाई जो ट्रेंड दिया हुआ है उसमें पहले डिफरेंस निकाल लो कि 0.03 का आ रहा है, तो मिथेनोइक से इथेनोइक में भी तकरीबन इतना डिफरेंस आया होगा। तो डेंसिटी 1.19। अच्छा, टेबल में वैल्यू लिखने की जगह दी हुई है लेकिन वो शेड किया हुआ है ना, यहाँ पे जरूर लिखना। तो प्रेडिक्ट करनी है तो एग्जैक्ट आप बता भी नहीं सकते। अच्छा, फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। देखो, हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, तो होमोलोगस सीरीज में हमने कहा था कि भाई डाउन द सीरीज, चाहे वो अल्कीन की हो, चाहे अल्कीन की हो, चाहे अल्कोहल्स की हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, उसमें क्या होता है डाउन द सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होती है वो वैंडरवाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सारे रीजन हमने लिखे हुए हैं।
तो कह रहा है कि डिस्क्राइब भी करो एक्सप्लेन भी करो। तो डिस्क्राइब क्या करेंगे कि भाई डाउन द सीरीज फ्रॉम मिथेनोइक एसिड टू ब्यूटानोइक एसिड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहा है ना। मिथेनोइक एसिड में 1 कार्बन है, इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है। तो कार्बन के नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है? बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है एंड इंटर molecular forces between the molecules increases। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो वो भी यूज कर सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वर्ड भी यूज कर सकते हो, वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाँ सही है ना सुफियान, तो 1.19 इसी रेंज में लाई कर रही है ना हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग लाइमस्टोन एंड कोक, नेम अ कॉमन ओर ऑफ आयरन। देखो आयरन की ना 2 ओर होती हैं, जो हमने यूज की है ना वो हेमाटाइट ओर यूज की है, ठीक है। आयरन की वरना मैग्नेटाइट ओर भी होती है। देखो आयरन जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल है, आयरन 2 पॉजिटिव आयन भी होता है और आयरन 3 पॉजिटिव आयन भी होता है। आयरन 2 पॉजिटिव आयन के साथ जो ऑक्साइड ओर बनेगी, उसकी ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा FeO, और आयरन 3 ऑक्साइड जो होगा वो Fe2O3 होगा। तो इसको हम कहते हैं दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। और आयरन 3 ऑक्साइड ओर का जो नाम होता है दैट इज हेमाटाइट ओर। और आयरन 2 ऑक्साइड और जो जिसमें आयरन 2 ऑक्साइड होता है जिस ओर में, उस ओर का जो नाम होता है वो होता है मैग्नेटाइट ओर। अच्छा, हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ी है जो हमारे सिलेबस में है वो है आयरन 3 ऑक्साइड यानी हेमाटाइट ओर। तो हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं और आयरन की जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होती है हेमाटाइट ओर। अच्छा देखो, जब ब्लास्ट फर्नेस में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की थी तो हमने देखा था कि भाई ब्लास्ट फर्नेस में जो है जो रिएक्शन सीक्वेंस होती है वो क्या होती है कि पहले हम कोक डालते हैं, कोक इज प्योर कार्बन, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फर्दर रिड्यूस होके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो फर्दर फिर आपका ये काम करती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, Fe2O3 में से आयरन को रिड्यूस कराती है, Fe एलिमेंटल फॉर्म में लेके आती है, ठीक है। साथ में हमारे पास कुछ और रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा होता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सिलिका के साथ जो सैंड होता है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट भी बनाते हैं, मोल्टेन, ठीक है। यहाँ से मोल्टेन आयरन मिलता है और यहाँ से मोल्टेन स्लैग मिलता है। ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का जो हमने ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ा हुआ होता है ना, ये पूरा उसकी ये सारी इक्वेशन इसी ऑर्डर में हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कह रहा था कोक बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बाय दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्ट इसका आंसर देखो सेम होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक, ठीक है। या तो हम कहते हैं कि हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। इसका आंसर पहले भी लिखवाया हुआ है दूसरे पेपर्स में। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो कि हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड released
ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। और अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट मींस के हीट एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो कम हुई है और रिलीज ज्यादा हुई है। रिएक्शन is exothermic as heat energy released is greater than heat energy absorbed। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हॉट कोक टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, द कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है ना। रिड्यूस क्या हो रहा है? देखो आयरन जो है वो Fe3 पॉजिटिव आयन है और वो आयरन जो है वो Fe एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 हो रही है। इट मींस इट इज गेनिंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाई Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। जब भी हम रिडक्शन की बात करते हैं तो देखो हम रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप कह रहे हैं यूज दिस इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाई Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। तो आप इसको तीनों टर्म्स में बात कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन जो है ना वो अलग होती हुई दिख रही है बकायदा, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन के बारे में लिख सकते हो कि ऑक्सीजन इज रिमूव। सही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कहीं पे इन्वॉल्व ना हो या हाइड्रोजन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हमने देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो डेफिनेशन, चार डेफिनेशन देखी है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, लॉस हुआ है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो आयरन 2 ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, आयरन में नहीं है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हेंस इट इज रिड्यूस्ड। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन फॉर्म व्हेन 12.5 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो स्टोइचियोमेट्री यूज करा रहा है दोबारा से। तो जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन फॉर्म। आयरन कितना बन रहा है उसका क्या निकालना है? मास निकालना है। तो आयरन के नीचे मैं मास की हेडिंग डाल दूंगा। किससे निकालना है? मैं 12.5 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड ये Fe2O3 है, तो इसका मास गिवन है, तो इसके नीचे भी मैं मास की हेडिंग डाल दूंगा। आयरन का मास मांग रहा है इसलिए मैंने उसके नीचे मास की हेडिंग डाली है। आयरन 3 ऑक्साइड का मास गिवन है इसलिए उसके नीचे मैंने मास की हेडिंग डाली है। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस में है तो एक्सेस रिएक्टेंट को तो हम कभी भी यूज करते भी नहीं। आयरन 2 ऑक्साइड सॉरी आयरन 3 ऑक्साइड के इक्वेशन में मोल्स कितने दिए हुए हैं? 1 मोल। और आयरन के इक्वेशन में मोल्स कितने दिए हुए हैं? 2 मोल। तो मोल्स नीचे उतार दूंगा। अब इन दोनों के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल ऑफ आयरन Fe2O3 के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये पेपर खत्म करके आज क्लास एंड करेंगे, बस खत्म होने वाला है। आगे 7 क्वेश्चन पे आखिरी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और होंगे, हम देख लेते हैं। अगर वो आसान है तो वो फिर आप लोग खुद ही कर लेना। बहरहाल ये वाला तो पूरा करो। तो इसमें Fe2O3 के जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट टेबल से आयरन का एटॉमिक मास देखो 56 होता है और ऑक्सीजन इज 3 × 16। या आ रहा है 2 × 56 + 3 × 16 160। राइट, तो इसको हम 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 से आयरन का कितना मास बनेगा? आयरन एटॉमिक फॉर्म में है ना,
तो 2 into 56 ग्राम, तो 12.5 ग्राम ऑफ Fe2O3 से आयरन कितना बनेगा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 160 into x। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मास टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप बना था, यहाँ मास टू मास का बना है क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के मासेस की बात कर रहा है। तो 12.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 56 से, यहाँ से जो x की वैल्यू निकालोगे यह आ रही है 8.75 ग्राम, जो कि आयरन जो बना है उसका मास है। आगे बढ़े। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन इम्प्योरिटी इन द आयरन और सिलिका, अभी बताया ना सिलिका को कैसे रिमूव करते हैं, बाय कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है। एक्सप्लेन हाउ द एडिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम लाइमस्टोन बोलता है, फॉर्मूला अक्सर नहीं देता, तो लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सप्लेन हाउ द एडिशन ऑफ limestone helps to remove silicon dioxide from the blast furnace। देखो लाइमस्टोन जब ब्लास्ट फर्नेस में होता है तो हीट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो लाइमस्टोन इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन which is calcium carbonate decomposes to produce कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर चाहो तो इक्वेशन भी लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट हीट होते कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अच्छा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपकी मेटेलिक ऑक्साइड है, सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये जो है ना नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं ना, so calcium oxide being basic in nature reacts with acidic silicon oxide, और ये लोग आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं मोल्टेन फॉर्म में, जिसको हम मोल्टेन स्लैग कहते हैं, टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग। इस मोल्टेन स्लैग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSiO3। अब क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इक्वेशन साथ याद रखो कि एक क्वेश्चन जब 3 या 4 मार्क्स का आता है तो इक्वेशन भी लिखनी पड़ती है। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये बना लेगा कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO3, ये लिक्विड फॉर्म में बनता है मोल्टेन फॉर्म में, इसको कहते हैं मोल्टेन स्लैग। जी अहमद बोलो। ये बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? बेसिक इन नेचर मतलब जो बेस होता है ना एल्कली जो बना सकता है, जो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है, तो ये रिएक्ट करता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड जो है वो मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करा देते हैं। जी बिल्कुल, मोल्टेन स्लैग जो होती है वो लेस डेंस होती है देन मोल्टेन आयरन से, यही वजह है कि जो मोल्टेन आयरन है वो आपका नीचे होता है, तो मोल्टेन स्लैग जो है उसके ऊपर आ जाती है, और उसका भी फायदा ही होता है कि एक तो इम्प्योरिटी सैंड इम्प्योरिटीज रिमूव होकर ऊपर आ गई, और दूसरी बात की जो ऊपर ब्लास्ट फर्नेस में जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है वो मोल्टेन आयरन तक नहीं पहुंच पाती है, वरना अगर मोल्टेन आयरन के साथ ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी तो वो तो दोबारा उसको ऑक्सीडाइज करा के आयरन 3 ऑक्साइड बना देगा। तो कह रहे हैं आयरन इज अ मेटल, डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग सबको पता है क्या होती है, when metal positive ions are surrounded by sea of delocalized electrons, ठीक है, और मेटल पॉजिटिव आयंस और sea of delocalized electron के बीच में फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। देखो इसकी मेटालिक बॉन्डिंग की पहले भी लिखवाई है डेफिनेशन, दोबारा लिख लो, पूरी बना के लिख लो, वो क्या होती है, मेटल रेगुलरली अरेंज्ड मेटल
positive ions are surrounded by sea of delocalized electrons with electrostatic force of attraction between metal ions and electrons। और अगर वो आपको मेटालिक बॉन्डिंग बनाने के लिए कहेगा तो आप कैसे बनाओगे? रेगुलरली अरेंज लेयर में मेटल पॉजिटिव आयन बनाओगे, ठीक है, 3-4 तक बना देना और 3 लेयर्स बना देना, एटलीस्ट 4 भी बना सकते हो, और उनके बीच में इस तरह से डैश डाल देना, लेबल जरूर कर देना, दीज आर सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है ये मेटल पॉजिटिव आयन है, ठीक है। फिर भी ना ये इतनी आसान है बनाना, फिर भी अक्सर स्टूडेंट गलत बना रहे होते हैं इसको, तो इसको जरा ख्याल करो इसकी डेफिनेशन। और क्योंकि मेटल्स में स्ट्रक्चर वाइज जो है वो एक ही आंसर क्वेश्चन बनता है, और ये वो पूछता है मेटालिक बॉन्डिंग डिफाइन कर दो या मेटालिक स्ट्रक्चर बना दो। हाँ, मेटल आयन, मेटल पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हो, मेटल पॉजिटिव आयन लिखा था मैं, सिर्फ पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट कर लेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट सम कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एज शोन। ये एसिड है और एल्कली है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। स्टूडेंट, अब मैंने देखो तुम्हें बताया था एसिड और एल्कली जब रिएक्ट करते हैं ना, तो आप स्टोइचियोमेट्री जो है वो एक सिंपल स्टोइचियोमेट्री का फॉर्मूला बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एल्कली डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कली इन इक्वेशन। तो एसिड और एल्कली के रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर एसिड एंड एल्कली। यहाँ पे जो है ना जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला की। इसमें वो मुझसे कह रहा है, a student titrates 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो, जैसे यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, उसका वॉल्यूम लिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी टाइट्रेशन की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ब्यूरेट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ होगा, उसकी कंसेंट्रेशन बताई हुई है 0.015 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यूजिंग लिटमस एज एन इंडिकेटर। इसमें हमने इंडिकेटर डाला हुआ है लिटमस। तो जो लिटमस का कलर होगा, जब एल्कली मैंने डालना स्टार्ट नहीं किया तो लिटमस का कलर इसमें क्या होगा, रेड कलर का बनाया हुआ होगा इसने सोल्यूशन को, ठीक है। एसिड में लिटमस जो होता है वो रेड कलर का होता है ना। और जब मैं एल्कली डालना स्टार्ट करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता एसिड जो है नीचे न्यूट्रलाइज होगा, ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा होगा। वॉल्यूम ऑफ 24 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब मैंने 24 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड is equals to concentration of base volume of base divided by number of base in the equation। तो एसिड की कंसंट्रेशन तो तुमसे मांगी हुई है, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना लिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें मुझे सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वेशन में कितने हैं देखो, बैलेंस करते हुए 1 मोल है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरह एल्कली की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.015, वॉल्यूम ऑफ एल्कली कितना लग गया है 24, और मोल्स ऑफ एल्कली इक्वेशन में कितने हैं 2 मोल्स। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगा जो कि आ जाएगा 0.015 इंटू 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो ये आ रही है हमारे पास 0.0072 मोल पर डेसीमीटर। अहमद जी वही क्वेश्चन है जो 2 तरीकों से करवाया था ना, स्टोइचियोमेट्री से अलग मोल्स निकाल के अलग करा था, और फिर मैंने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ एसिड और एल्कली के लिए तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन।
अच्छा आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर प्योर ड्राई क्रिस्टल ऑफ सोडियम सल्फेट फ्रॉम एक्वस सोडियम सल्फेट। देखो आपने सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल बनाना है। अब सोडियम सल्फेट सॉल्ट जो है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट है, वो चलो मैं बाद में बताता हूँ। अभी जरा पेपर खत्म कर लें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। सोडियम सल्फेट सॉल्ट जो है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट है। देखो ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। अब अगर आप सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हो तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अच्छा वही कह रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि प्योर ड्राई क्रिस्टल्स निकाल लें। तो यहाँ से भी मुझे हिंट मिल रही है कि हमने सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन किससे बनाना है, फ्रॉम एक्वस सोडियम सल्फेट। देखो अब तुम्हारे पास एक्वस सोडियम सल्फेट है, उसमें से तुमने क्रिस्टल्स अलग करने हैं बस। रिएक्टेंट्स कुछ रिएक्ट वेक्ट नहीं करवाना है आपको, डायरेक्टली एक्वस सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, मतलब सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि दिया हुआ है आपको। आपने पहले तो उसका पानी उड़ाना है, इवेपोरेशन करनी है और फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो ये किस तरह से लिखते हैं हम लोग प्रोसेस पूरा, हम करते क्या है इसमें, हीट द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट until सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव। सैचुरेटेड सोल्यूशन तक हीट करें, मतलब इतना हीट नहीं करोगे सारा पानी उड़ा दो बिल्कुल ड्राई कर दो, इतना हीट करोगे कि थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए। ठीक है, जब ये हीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, आ, इसको ना ठंडा होने के लिए रख दोगे। ठीक है, एंड लेट इट टू कूल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। जब उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो उन क्रिस्टल्स को आप क्या करोगे, वॉश करोगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। एंड वॉश विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो इसको डिस्टिल वाटर के साथ इसलिए वॉश नहीं करते हैं कि पानी के साथ वॉश करोगे तो दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा ना, सॉल्युबल सॉल्ट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर आपका एल्कीन हो गया, इसके साथ वॉश करते हैं। ठीक है, हाँ हीट कर सकते हो, इवेपोरेट द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट, इवेपोरेट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इवेपोरेट का वर्ड ज्यादा बेटर है, सही कह रहे हो, पानी उड़ा रहे हैं। अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ वॉश करेंगे, वॉश विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ड्राई द क्रिस्टल्स। ड्राई जो है वो आप फिल्टर पेपर, नए फिल्टर पेपर पे रख दो, फ्रेश फिल्टर पेपर पे, या फिर अवन ड्राई कर दो। ड्राई द क्रिस्टल्स इन अवन भी लिख सकते, कुछ भी कर लो। अच्छा इसमें ना, अब इसकी मार्किंग की आप जब भी देखोगे ना सॉल्युबल सॉल्ट में, तो अक्सर उसने ना वॉश विद डिस्टिल वाटर भी लिखा हुआ है या वॉश विद कोल्ड वाटर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली वो कहता है कि भाई ठंडे पानी से धो दो, ठंडा पानी जो है ना डिजोल्व नहीं करता इतना ज्यादा सॉल्ट, लेकिन टेक्निकली वो बात गलत है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि भाई अपनी उसने वर्कशॉप में एग्जामिनर कहता है कि भाई ठंडे पानी से धोना मतलब ठंडे जग पानी, ठंडे पानी में अगर आप वो सॉल्ट डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है इसी, लेकिन क्यों धो रहे हो आप ठंडे पानी से, आप उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करो जो टेक्निकली करेक्ट है। तो यहाँ पे वाटर नहीं लिखना, मार्किंग की में लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें वाटर, तुम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखना। ठीक है, दोनों लिखे हुए होते हैं। आप फिल्टर ऑफ भी कर सकते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन में से, सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल्टर पेपर पे डाल दो, वो खुद ही ठंडा होकर केसेस बन जाते हैं, लिख सकते हो। जब ड्राई करोगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो वैसे ही उड़ जाना है। अच्छा आगे क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस टू आर्सेनिक 3 ऑक्साइड, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो बैलेंसिंग का एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, बैलेंसिंग के बारे में मैंने तुम्हें बोला हुआ है, भाई ट्राई करो बैलेंसिंग हो जाए ऐसी इक्वेशंस की जो गुड इनफ, वरना 1 मार्क के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेना खुद ही।
आगे कह रहा है सल्फर डाइक्लोराइड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइक्लोराइड, इंक्लूड ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। देखो सल्फर है ग्रुप 6 का, ग्रुप 6 का है मतलब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 6 के जितने भी एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, वो 2 बॉन्ड बनाता है। और क्लोरीन है ग्रुप 7 का, ग्रुप 7 का है तो मींस के इसका आउटर शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो हम एक इलेक्ट्रॉन और बनाएगा। तो इसने तो बताया वही ना, सल्फर के इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट से शो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर है, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया, बदले में क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो और दूसरे क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया, दूसरे क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सल्फर के 2 बॉन्ड बन गए और क्लोरीन के दोनों क्लोरीन का एक बॉन्ड बन गया। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 जो है वो लोन पेयर दिखा देना। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग पे लगाया है। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है बॉन्डिंग का। फिर आगे कह रहे थे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइक्लोराइड इज -121 डिग्री सेल्सियस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 59 डिग्री सेल्सियस है। रिड्यूस द स्टेट ऑफ द सल्फर डाइक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर जो होता है ना, वो हमारा लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 या 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -121 है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो जो होगा वो बहुत कम है रूम टेम्परेचर से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो सल्फर डाइक्लोराइड जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि वो अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका -121 है, लेट्स से रूम टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है अभी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो पीछे है ना, मतलब वो अभी जिस टेम्परेचर पे है मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब वो मेल्ट तो हो चुका हुआ है, लेकिन क्या वो बॉयल हो चुका हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट 59 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी भी जगह पे रूम टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाता, मैक्सिमम 40 बस। तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जैकबाबाद है, आई थिंक उसका पीक टेम्परेचर कितना जाता है वो देख लेना। भाई इतना याद रखना कि 45 से ऊपर नहीं जा रहा होता है ना, 42। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका 59 है, तो मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट से रूम टेम्परेचर अभी कम है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में टेम्परेचर है, तो उसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी। क्या रिपीट करवा रहे हो? देखो रूम टेम्परेचर हायर देन मेल्ट, देखो आइस जो है, वाटर जो है, वाटर वाटर से समझो उसको, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे अगर तुम रख के छोड़ दो तो पानी रहता है ना। रूम टेम्परेचर अगर तुम्हारा अभी फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है गर्मियों में, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो आइस जो है वो वाटर बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। लेकिन वाटर गैस कब बनेगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। अभी तुम्हारा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से तो तुम ज्यादा हो, मतलब मेल्ट हो चुकी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, मतलब बॉयल नहीं हुआ, तो स्टेट क्या होगी, मेल्ट हो चुका है, बॉयल नहीं हुआ, तो लिक्विड स्टेट होगी ना। अरे इर्तिजा क्या हो गया भाई, क्या ऐसा बोल दिया मैंने? चले इर्तिजा, समझ आ गई बात? साइम एक्स्ट्रा कमेंट्स मत क्या करो। अच्छा इसका क्वेश्चन 9 भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये भी करके फारिग करो यार, ये भी कर लेना। लेड इज अ ग्रुप मेटल इन ग्रुप 4 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। देखो ग्रुप 4 जो होता है ना प्रोडक्ट टेबल में, वो स्टार्ट होता है कार्बन से। कार्बन जो है, कार्बन, फिर उसके नीचे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आता है टिन और फिर आता है लेड। अच्छा ग्रुप 4 में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन जैसे आप ग्रुप 4 में नीचे जाते हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में मेटालिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ना वो मेटेलॉइड कहलाते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटालिक होती है और कुछ नॉन मेटालिक होती है, इनको मेटेलॉइड या इनको सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं।
अच्छा, उसके नीचे जाओगे तो टिन और लेड जो होता है ना, उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, नॉन मेटेलिक बहुत कम होती है, तो ये पूरे एज अ मेटल ही काम कर रहे होते हैं। टिन और लेड जो होते हैं ना, वो पूरे मेटल ही कहलाते हैं। सही है। तो वो आपसे पूछ रहा है बरर, ये मैं बता रहा हूँ, आगे इसने पूछा है नहीं पूछा वो मुझे नहीं पता। आयन ऑफ लेड हैज अ सिंबल, लेड का एटॉमिक मास, देखो अब ऊपर वाला जो है ना प्रोडक्ट टेबल में तो ऊपर वाला एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि पास पेपर में वो एटॉमिक नंबर जो है ना वो नीचे लिखता है। एटॉमिक नंबर छोटा वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर तो वो न्यूट्रल एटम है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो वो पूछा डिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 82। तो इलेक्ट्रॉन्स लेड एटम के पास 82 होने चाहिए, लेकिन इसने इसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए। 82 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेड एटम के पास होने चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए, तो अभी इसके पास लेड आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 80। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 207 माइनस 82, ठीक है। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर 207 दिया हुआ है, प्रोटॉन्स इसका 82 है, प्रोटॉन नंबर से पता लगता है, तो न्यूट्रॉन 207 माइनस 82 दैट इज 125। लेड 4 ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? देखो, जब भी मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करना होता है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूँ, और रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना होता है तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूँ। तो हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, K2Cr2O7 और KMnO4। और रिड्यूसिंग एजेंट भी दो तरह के होते हैं, सॉरी एक ही तरह का होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो अगर ये कह रहा है कि लेड 2 ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ टेस्ट करूंगा। देखो, हमें याद ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट एक याद होना चाहिए, उसके अलावा वो खुद से कोई और दे दे तो वो एक अलग बात है। तो हम इसमें क्या करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड को डालेंगे। टेस्ट क्या है इसका? हाँ, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड लिखना। ऐड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, फॉर्मूला लिख दो या पूरा नाम लिख दो, एक ही बात है। अब पोटेशियम आयोडाइड जो होता है, उसमें जो आयोडाइड आयन होते हैं वो आई नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब वो किसी चीज को रिड्यूस करा देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, एक्वस आयोडीन बना लेता है। तो ये कलरलेस होता है पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन जब ये किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन, ठीक है। आगे कह रहा है लेड 4 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेड 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? लेड 4 का क्या मतलब है कि इसमें लेड का जो चार्ज है वो +4 है, और ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, 4 और 2 में कॉमन नंबर क्या है? 2 है, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो लेड 2 पॉजिटिव हो जाएगा और O-1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा PbO2। दिस इज लेड 4 ऑक्साइड reacts with hydrochloric acid to form lead 4 chloride। lead 4 chloride क्या होगा? अगेन लेड का चार्ज +4 है, क्लोराइड होता है -1 ग्रुप 7 का, तो फॉर्मूला बनेगा PbCl4। अच्छा, दिया हुआ भी है फॉर्मूला लेड 4 क्लोराइड, और साथ में बन रहा है वाटर H2O। इक्वेशन बनाने के बाद इसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो आप इक्वेशन बनाने के बाद ना इसको बैलेंस भी करोगे। बैलेंस करने के लिए जरा देख लो, यहाँ पे क्लोरीन राइट हैंड पे 4 है। अच्छा, जो खुद इक्वेशन बनाने के लिए कहते हैं ना, तो उसकी बैलेंसिंग बड़ी आसान सी होती है, लेकिन वो एक इक्वेशन बना के बैलेंसिंग करने के लिए कहते हैं वो हमेशा मुश्किल होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, हो जाए तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ जाना। बहरहाल ये इक्वेशन आसान है बैलेंस करना। राइट हैंड साइड पे क्लोरीन 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप 4 लगाओ, क्लोरीन 4 हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन वाटर के साथ है, तो उसका 2 लगा दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है when lead 4 chloride is warmed in a closed container and equilibrium is formed, forward reaction is exothermic। forward reaction exothermic है। describe and explain the effect if on the position of equilibrium when the reaction of chlorine is concentration of chlorine is increased।
देखो क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पर है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेड 2 क्लोराइड क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर लेड 4 क्लोराइड बना लेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख दो, इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज increase in concentration of chlorine on product side is balanced by forming more PbCl4। बस काफी है। नहीं, कल हम वेरिएंट बंद नहीं करेंगे, हम 2020 आज जून 2020 हमने कर लिया था ना, अब जो है हम 2019 का पेपर 2 करेंगे, मई जून का वेरिएंट 2। वेरिएंट 1 आप लोगों के होमवर्क है, तो उसमें जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो क्वेश्चन पूछोगे साथ साथ। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट द टेंपरेचर इंक्रीज। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और टेंपरेचर इंक्रीज करते हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ये बहुत बार डिस्कस हो गई ये बात, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि जब टेंपरेचर आप, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बस ये याद रखो कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एनर्जी। नेम अ लेड सॉल्ट व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। देखो सारे मेटल्स के जो नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो लेड 2 नाइट्रेट इज ऑलवेज सॉल्युबल। लेड 2 क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, लेकिन लेड के मोस्टली सॉल्ट जो है ना इनसॉल्युबल होता है। लेड 2 क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, लेड 2 सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। तो लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट के बारे में तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो ना, तो लेड 2 नाइट्रेट होता है वो PbNO3, या सिर्फ लेड नाइट्रेट भी लिख दोगे तो चल जाएगा। Li नहीं होता, लेड Pb होता है। वो लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्युबल पूछ रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, जा सकते हो, अल्लाह हाफिज।